आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन के लिए। तो पीडीएफ लेना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता निम्न में से कौन है? जी हाँ, महाभारत के रचयिता है निम्न में से कौन है? सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लास्ट में। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास। जी हाँ, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी रचना किए हैं? तो अपना प्यारा देश भारत के राष्ट्रगान तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और बात कर ले सूरदास जी का, तो ये सूर सागर की रचना किए थे कौन? सूरदास। और बात करें वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि ने किसकी रचना किए हैं? किसके रचयिता है? तो रामायण के। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? जी हाँ, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था क्या था? सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वर्धमान। जी हाँ, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। बात करें अदर ऑप्शन की, तो सिद्धार्थ किनका बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बात करें ऑप्शन सी का, तो बदरुद्दीन किसका बचपन का नाम था? तो अकबर का। और बात करें मूल शंकर किनका बचपन का नाम था? तो मूल शंकर जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, उज्जैन जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, छिपरा नदी के किनारे है उज्जैन। बात कर ले यहाँ अदर नदियों की, तो यमुना नदी के किनारे कौन स्थित है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। बात कर ले गंगा नदी का, तो पटना जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। और बात कर ले गोमती नदी का, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। 4 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर डैश था? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो था कौन था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। 5 नंबर में, सहरिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जी हाँ, सहरिया जनजाति जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। 6 नंबर में है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? जी हाँ, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लाल रंग से मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। आप लोगों को कोई भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो बेधड़क आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां पूछने की आज़ादी हो वहीं स्टडी भी करनी चाहिए।
तो मैं जो कहा हूं आप समझ गए होंगे। तो जो भी प्रश्न में आपको डाउट हो, कोई भी प्रश्न के आंसर में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों का कमेंट को रीड करता हूं और जवाब भी देता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जो भी प्रश्न में आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 7 नंबर में लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? जी हाँ, लाल त्रिकोण का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन ए में रेड क्रॉस, बी में परिवार कल्याण से, और सी में WHO से, और डी में यूनिसेफ से। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। परिवार कल्याण से संबंधित है लाल त्रिकोण। बात करें WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के नजदीक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के नजदीक है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के नजदीक है। और 9 नंबर में कावेरी नदी बहती है। जी हाँ, कावेरी नदी जो है ये बहती है। तो ऑप्शन ए में है उत्तर भारत में, बी में दक्षिण भारत में, सी में है मध्य भारत में, और डी में है पश्चिम भारत में। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में बहती है कावेरी नदी। 10 नंबर में मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। बात कर ले यहाँ अदर ऑप्शन की तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश के। कौन सा वंश के? गुलाम वंश के। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश के। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सा समाज के? तो आर्य समाज के। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो एक्स्ट्रा जो भी जानकारी दिए जाते हैं आप उसे नोट करते हुए चले, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है। 11 नंबर में हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। या हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाद्री। जी हाँ, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। 12 नंबर में निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? जी हाँ, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। 13 नंबर में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, भूदान आंदोलन जो हुआ ये किसने शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे। और जय जगत का नारा किसने दिए थे? तो विनोबा भावे ने। 14 नंबर में भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। 15 नंबर में जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जी हाँ, जापान पर प्रथम यानी पहली बार परमाणु बम जो गिराया गया था कब गिराया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में जापान पर पहली बार परमाणु बम को गिराया गया था। 16 नंबर में अल्कोहल और जल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? जी हाँ, अल्कोहल और जल के मिश्रण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? कौन से विधि द्वारा अलग किया जा सकता है अल्कोहल और जल के एक मिश्रण को? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आसवन विधि द्वारा अल्कोहल और जल के एक मिश्रण को
अलग किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप अगर यहाँ तक आ ही गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर किया करिएगा। 17 नंबर में किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? जी हाँ, वह कौन सा स्थान है जहां पे गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए थे? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए थे। और इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 18 नंबर में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 19 नंबर में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, यह आपको बतलाना है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में सीवी रमन, बी में रविंद्रनाथ टैगोर और सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पहले प्रदान किया गया था। बात करें 20 नंबर प्रश्न की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में खेल प्रशिक्षण में, बी में वीरता और सी में साहित्य और डी में औषधि। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। 21 नंबर में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं यहाँ, तो डेली वीडियो को जरूर देखें और पीडीएफ जरूर ले रिवीजन के लिए। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। खड़कवासला में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। 22 नंबर में है पौधे शोषण करते हैं। जी हाँ, पौधे शोषण करते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए में शाखा द्वारा, बी में तना द्वारा और डी में पत्तियों द्वारा और डी में जड़ के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पत्तियों के द्वारा पौधे शोषण करते हैं। 23 नंबर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे, ये आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो इसे जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर में भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश और सी में असम और डी में मिजोरम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। 25 नंबर में कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? जी हाँ, वह कौन सा रंग है निम्नलिखित में से जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? अगर आप सभी को आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हरा जो है ये क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं और लाल और नीला रंग को अवशोषित किए जाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। और 26 नंबर में ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? जी हाँ, वो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, नवादा में है ककोलत जलप्रपात। 27 नंबर में मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CH4 जो है ये मीथेन का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो C4H10 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10।
बात कर ले ऑप्शन सी की, तो C3 यहाँ H8 होना चाहिए दोस्तों। तो C3H8 किसका रासायनिक सूत्र है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। बात कर ले फिर से, चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि मीथेन का कितना है। तो CH4 मीथेन का है, और C4H10 किसका है? तो ब्यूटेन का। और बात कर ले C3H8 किसका रासायनिक सूत्र है? तो प्रोपेन का। और C2H4 किसका रासायनिक सूत्र है? ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत 28 नंबर में, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? जी हाँ, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में राइबोसोम, बी में गोल्जी, और सी में कोशिका भित्ति, और डी में है केंद्रक। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। राइबोसोम, गोल्जी और केंद्रक जो है ये जंतु कोशिका में होता है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। 29 नंबर में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। 30 नंबर में, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। और ये कौन सा मॉडल पर है आधारित? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सा? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल पूछे तो 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? 1951 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक? तो 1951 से 1956। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 31 नंबर में, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? जी हाँ, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। और पहली बार संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। और उस समय कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैं आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें डेली। 32 नंबर में, राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जी हाँ, राज्यों में अगर आपातकाल लगाया जा सकता है तो किनके द्वारा लगाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। तो 33 नंबर में, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? अब आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही पुराना प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2014 में स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो 2015 में कौन सी योजना की शुरुआत हुई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 2015 में। और 2016 की अगर बात करें तो गंगा ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 2016 में। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। और 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई। और 2016 में तो 2016 में गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। 34 नंबर में, डैश मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ, डैश मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्रांति है जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बात कर ले पीली क्रांति का, तो ये तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है।
और बात करें हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खदान से संबंधित है हरित क्रांति का। 35 नंबर में भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, भांगड़ा जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका भी आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पंजाब। जी हाँ, भांगड़ा लोक नृत्य जो है ये पंजाब का है। अब बात कर ले यहाँ केरल का, तो केरल का लोक नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान, राउफ जम्मू कश्मीर का। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। आज का सवाल है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए में है गोपाल, बी में धर्मपाल, सी में देवपाल और डी में इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आप आ गए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डेली 5 बजे हमारे चैनल पे जीके प्लस जीएस का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।